चाय? क्या बात है दीदी, कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? ये चाय ले जा, मेरे कमरे में थोड़ी देर बाद दे जाना। दीदी, इस महीने मनी ऑर्डर भी नहीं आया ना? आ जाएगा। मुन्नी, उठो मुन्नी, 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 उठो बेटा। पापा कब आएंगे मम्मी? पापा यहाँ क्यों आने लगे बेटा? मैं नींद में अभी अभी पापा को सपने में देखा है। मैं वहाँ पापा के साथ खूब घूम रही हूँ। अच्छा बेटा, मुँह हाथ धो लो, बहुत देर हो गई। अच्छा। 1000 रुपए भिजवा दिया। अजी असल तो एक तरफ, इससे तो पूरा ब्याज भी नहीं निकलता। आप क्या समझते हैं, आपने 1000 रुपया खैरात में दिया मुझे? खैरात तो आपने भी नहीं दी शंभूनाथ जी। रुपया दिया था सूद पर, और जितना दिया था उससे ज्यादा वसूल कर चुके हैं। कोई बेईमानी नहीं की आपसे, जो बनता था वही लिया है। बल्कि आपसे तो हर तरह की रियायत की गई है। कौन सी रियायत की है आपने? जो बनता था उससे कौन सा पैसा कम लिया है? रियायत ये की है कि जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है आपको, वरना अब तक कस्तूरी वस्तूरी बिक गई होती और प्रेस पे ताले लग गए होते। शंभूनाथ जी, कस्तूरी को आप तो क्या सरकार भी हाथ नहीं लगा सकती। ये तो मेरी शराफत समझे कि मैंने पिताजी की हुंडियों पर अपने दस्तखत कर दिए, वरना आप खटखटाते रहते कचहरियों के दरवाजे, समझे? ठीक है, आपको 1 महीने की मोहलत और देता हूं। अगर उसमें मेरा कर्जा ना चुकाया तो देख लेना कैसे आपका प्रेस नीलाम कराता हूं। ठीक है, मैं भी देखता हूं कैसे नीलाम करवाते हैं। और अब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कचहरी आकर ले जाइएगा। अरे नरेंद्र जी, 1 मिनट, इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो ऐसा है कि सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। आइए। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती? नहीं, बस वो। बैठिए बैठिए बैठिए, ये पानी पीजिए। थैंक यू। यस सर, 2 कॉफी जल्दी लेकर आओ। कहिए, क्या बात है? जी बस ऐसी सर चकरा गया था। कोई खास बात तो नहीं? जी वो यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, क्यों? जी वो अगले साल के एडवर्टाइजमेंट्स का पैसा अगर आप एडवांस में दे देते तो। आपको जरूर दे देते, लेकिन रिसेशन की वजह से एड्स का खर्चा कुछ कम कर दिया है, और अभी हमने सोचा नहीं कि किसको क्या दें। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अरे आपको तो बुखार सा है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं, ऐसी क्या बात है, चलिए हम छोड़ देंगे आपको। आइए आइए। दीदी, यूं मन मार के बैठने से क्या फायदा, ये सब तो होता ही रहता है। मैं जीजा जी को चिट्ठी लिख दूं दीदी? मैं तो पहले ही लिख दी थी, पर मैंने सोचा कि तुम नाराज हो जाओगी। फिर मुन्नी की पढ़ाई भी तो है दीदी, तुम्हें आए हुए 4 महीने हो गए हैं। सोच रही हूँ मुन्नी को भी बबलू के स्कूल में ही डाल दो। अरे ये क्या कह रही हो तुम दीदी? क्या तुम हमेशा यही रहोगी? अच्छा हटाओ, ना हो तो चलो, कल सब लोग कार से पूरा चलते हैं। पिछली बार यार तुमने क्या कहा था, सुबह जाएंगे और शाम को लौट आएंगे, आउटिंग भी हो जाएगी, और रास्ते में स्टड रेस्टोरेंट है वहां तो। दीदी, तुम्हें कम से कम एक चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। क्या पता पिछले दफे की तरह अगर वो फिर से बीमार पड़ गए तो। आज सब लोग कहाँ है? बिंदु बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है, इंदु आती होगी। मैं जरा बिंदु के साथ बाजार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। संदीप कहाँ गया? पता नहीं, सो रहा होगा। संदीप को 1 लाख पिछले महीने दिया, 2 लाख अब मांग रहा है। खुद तो कभी सामने आता नहीं, विंडो से कहलवा देता है। हमारे बिंदु तो सीधी है बेचारी, कुछ समझती नहीं। जो संदीप समझा देता है वही मान लेती है।
कहने को तो ये था कि हम दहेज नहीं लेते, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ मांगे चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिया ना हो, लेकिन और दूसरे हमारे नरेंद्र को देखो ना, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कभी एक पैसा भी नहीं लिया ससुराल से। और क्या, फरिश्ते जैसी शराफत भरी है उसमें। मांगना तो दूर, हम खुशी से कुछ दें या कुछ करना चाहें, वो भी नहीं चाहिए उसे। आओ इंदु, तुम भी जा रही हो बाजार? नहीं भैया। अरे जाओ ना, आज तो कमला भी जा रही है। नहीं भैया, मन नहीं कर रहा। मैंने भी कई बार कहा, मानती ही नहीं। 4 महीने हो गए यहाँ आए, एक चिट्ठी तो लिख सकते थे, मुझे ना सही, मुन्नी को तो। मुन्नी के स्कूल का बहुत हर्जा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं बंबई में अरे आओ ना। छोड़ो ना, कोई आ गया तो? अरे कौन आएगा, भाभी और बिंदु तो बाहर गए हुए हैं। पहले दरवाजा तो बंद करने दो। अरे छोड़ दरवाजा वरवाजा, खुल्लम खुल्ला प्यार करे हम दोनों। अरे बाबा छोड़ो ना, देखो तुम्हें मेरी कसम। नहीं। अच्छा पहले दरवाजा बंद करके आती हूँ, बस। अच्छा। संदीप से अपने पति को चिट्ठी लिखवाने गई थी, एक दुष्चरित्र इंसान से अपने निष्ठावान पति को चिट्ठी, और इसी घिनौने जलील आदमी को मैं एक आदर्श पति समझती थी। बिंदु कितनी भाग्यवान है, यही है तुम्हारी मान्यता।
अरे वाह, कहाँ की तैयारी है? कहीं की नहीं। इतनी शानो शौकत के साथ तो मूंग की दाल किसी ने नहीं बघारी होगी। तुम्हारे मजाक के लिए तुम्हारा कस्तूरी अखबार ही काफी है, घर पर इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मुन्नी कहाँ है? सो रही है। अब जगाना मत उसे, मुझे बाहर जाना है। मुन्नी बेटे, ये क्या कर रही हो? ये मम्मी का है, तुम्हें नहीं आएगा। तो हमको भी एक बना दो ना पापा। बना देंगे, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तब बना देंगे। हाँ बना देंगे जरूर। एक पायल के लिए कहते हुए तो मुझे 3 साल हो गए हैं। पायल नहीं पापा, हमको हार चाहिए सोने का, जैसे मम्मी का है। हाँ इस बार जरूर बना देंगे। अभी उतार क्यों रही हो? मुझे बाहर जाना है विमला के साथ। फिर कहोगी मजाक करता हूँ। पहने थे क्या दाल बघारने के लिए? निकाले थे पॉलिश कराने को, पड़े पड़े काले पड़ रहे हैं। जोशी जी आके ले जाएंगे। मम्मी मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं मुन्नी, तुम घर पे रहो अपने पापा के पास, मैं शाम को आ जाऊंगी। तुम्हें वापस प्रेस तो नहीं जाना ना? नहीं। वैसे इतनी देर हो गई, विमला इंतजार कर रही होगी। आओ चले। अरे भाभी आ गई, बस अभी तैयार होती हूँ। 3 बज रहे हैं, कुछ पता है? अभी तो 2:40 ही हुए हैं, बहुत वक्त है। और वो अभी आते ही होंगे। क्यों, इजाजत लेनी पड़ेगी उनसे? उन्हें बताना तो चाहिए ना। अरे तो नौकर से कह दो, वो बता देगा। सच तो ये है भाभी, सिर्फ उनसे पूछा ही नहीं, कुछ चिड़चिड़े से लग रहे थे, हिम्मत नहीं हुई। सोचा शनिवार है, 2-2:30 बजे तक आई जाएंगे, तब उनसे पूछ लूंगी। कोई मालिक है तुम्हारे कि तबीयत देखकर कुछ पूछोगी? पति ही है ना, हमको इनके नौकर तो नहीं जो इजाजत लेनी पड़े। अच्छा तो तुम क्या भैया से पूछे बगैर आई हो भाभी? इसमें पूछना क्या, बता दिया तुम्हारे साथ पिक्चर जा रही हूँ। वो घर पे थे इसलिए बता दिया। और कुछ कहा नहीं भैया ने? कहते क्या, इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते वो। तो मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाती तो उसने क्या गलती करती हूँ? तुम तो उन्हें ऐसे देखती हो जैसे वो कोई मुगल बादशाह हो और तुम उनकी बांदी, और उस पर इतराती भी हो। और तुम? मैं सहधर्मिणी हूँ, अर्धांगिनी, दासी नहीं, और ये बात मैं उन्हें कभी भूलने नहीं देती हूँ। कुछ भी कहो भाभी, एक दिन तुम मुझे जरूर डांट खिलवाओगी भैया से। उन्हें लगता होगा मैं ही तुम्हें घसीट कर रोज पिक्चर ले जाती हूँ। लो वो आ गए। अरे वाह 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 इंदु भाभी, बड़ी तैयार होकर आई हो। कहीं बाहर चलने की तैयारी हो रही है तुम लोगों की? सुबह तुमसे कहना भूल ही गई, मैं पिक्चर जाऊं भाभी के साथ? अच्छी बात कहना तो हमेशा भूल जाती हो। अगर सुबह बताती तो हम भी चलते तुम लोगों के साथ। कोई जरूरत नहीं, आप घर पे बैठिए और घर संभालिए। कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पत्नी जाए वहाँ पति भी साथ साथ जाए। नहीं जाते भाई, नहीं जाते, नाराज मत हो। मेरा मतलब था अगर हम भी साथ चलते तो अपनी बेगम की कुछ सेवा कर देते। ये बेगम और ये गुलाम। अरे विमला, 3 यहीं बज रहे हैं, जल्दी चलो। बस अभी साड़ी बदल कर आई। बैठो भाभी। पिताजी के उधार चुके नहीं, बेटी के और ले लो सर पे। बाप का उधार बेटा चुका है, तुम्हारे उधार बेटी चुकाएगी क्या? क्या फिजूल की बात कर रही हो? जाओ मुन्नी, खेलो जाकर। मुन्नी तुम यहीं बैठो, मैं क्या झूठ कह रही हूँ? 7 साल हो गए, एक कदम बाहर नहीं रखा इस घर से। शादी करके लाए थे तो सोचा था एक बार कश्मीर चलेंगे, नक्शे में देखकर ही खुश हो लेते हैं, क्या पता कब तक वहां जाने को मिलेगा। सारी जिंदगी इस उधार का कुआं भरते भरते निकल गई, पता नहीं क्या क्या जाएगा, क्या क्या बिकेगा। तुम्हारा क्या बिक गया? जो लेकर आई थी उसमें से तो कोई माशा तोला कम नहीं हुआ। मैं होने दूं तब ना, जिस दिन मेरे जेवर को हाथ लगाया वापस चली जाऊंगी। जब कर्जा लिया था तब पता नहीं था तुम्हारे पिताजी को कि चुकाने भी पड़ेंगे, और जब पेपर चलता ही नहीं था तो क्या जरूरत थी उसमें और रुपया डुबोने की। बड़े आए देश प्रेमी, अरे इतना ही था तो ले लिए होते अपनी इस पार्टी से पैसे। भैया भैया भैया, तुम्हारा लिखा हुआ कहीं कहीं इस बार बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लिखा है। भाभी तुमने पढ़ा? पढ़ने की क्या जरूरत है, इन्हें रोज सुनती हूँ, वही काफी है। इन्हीं के विचार है ना। क्या बात है भाभी, बहुत बिगड़ी हुई सी लग रही हो। चाय पियोगी बिमला? अब ऐसे माहौल में कोई क्या चाय पिएगा? चाय पियोगी तो माहौल भी ठीक हो जाएगा। जाओ जाकर चाय बनाओ, खुद भी पियो, मुझे पिलाओ और इनको भी दो।
और सुनो, इंदू को बिस्कुट भी देना, इन्हें बहुत भूख लग रही है, तभी सुबह से मेरा सर खा रही है। जाओ। खुद ही भाभी को तंग करते और ऊपर से चलो भाभी। एक्सक्यूज मी, वो चोपड़ा साहब कहाँ बैठते हैं? हाँ, वो तो अंदर बैठे। थैंक यू। कम इन। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, मैं कस्तूरी अखबार का एडिटर हूँ। अरे आप बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हैं? बैठिए। थैंक यू। बैठिए। मैं आपको तकलीफ नहीं देता, मगर कुछ मजबूरी आ गई है। वैसे बात यह है कि आपकी तरफ हमारा 15,000 रुपये निकलता है। मैंने एक आदमी भेजा था, लेकिन अभी अगर आप 5,000 भी देते तो हमारा काम निकल जाता, बाकी बाद में देते रहिए। मुझे अफसोस है कि आपको खुद आना पड़ा, अभी मैं देख लेता हूँ। अरे नायक को बुलाना जरा जी। और सुनो, 2 कप कॉफी बना कर लाओ। अरे कॉफी पियेंगे ना? क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? अरे साहब, तकलीफ किस बात की? वैसे आपको हमारे लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। नरेंद्र जी, मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपके उपन्यास का, कहानियों का और कहीं अनकही जैसे लिटरेरी कॉलम का। अरे साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुद हमारे दफ्तर में आए। यस सर। नायक, कस्तूरी अखबार के जितने भी बिल हैं उन्हें पूरा चेक करो, और अभी क्या भी है अकाउंट डिपार्टमेंट से पूरा चेक बनवा कर लाओ। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम तो वैसे 5,000 से हो जाता। मुझे आपकी कहानियां पढ़ के बड़ी हैरत होती है नरेंद्र जी। जिंदगी के इतने सारे पहलुओं के बारे में आप कैसे जानकारी हासिल कर लेते हैं? कैसे ढूंढ लेते हैं हर तरह की जिंदगी आप? मैं कहाँ ढूंढता हूँ जिंदगी को, जिंदगी खुद ही मुझे ढूंढ लेती है। अब यही देखिए ना, ऐसे रूखे सूखे दफ्तर में आप जैसा एक साहित्य प्रेमी मिल गया। मैं कोई ढूंढने थोड़ा गया था। और ऐसी रसीली कहानियां आप पूना जैसे खुश शहर में बैठ के कैसे लिख लेते? कहीं बाहर जाते हैं लिखने के लिए? बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता साहब, वरना। आपका इरादा हो तो मुझे बताइएगा। बड़े बड़े शहरों में हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस हैं, लीजिए कॉफी। बड़े शहर तो यहां से भी ज्यादा खुश्क हैं। तो किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए, कसौली है, कश्मीर है। वैसे भी 8-8, 10-10 महीने ये सब के सब खाली पड़े रहते हैं। आपका छुट्टी का इरादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको। आप आराम से वहां रहिए और बहुत सी कहानियां लिख के लाइए हमारे लिए। कश्मीर में कहाँ है आपका गेस्ट हाउस? पहलगांव में है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। सर, ये लीजिए आपका चेक, 15,000 रुपए का, और यहां दस्तखत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कभी भी कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम ललित चोपड़ा है। जी जरूर बताऊंगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अच्छा, नमस्ते। ये लो 10,000 रुपए और ये ट्रेन की टिकटें। टिकटें? कहाँ की? कश्मीर की, कह रही थी ना। ये कैसे? कैसे मतलब? मतलब अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे बाबा, ना चोरी की है ना लॉटरी लगी है, खोल के देख लो। इतने दिनों में ये कोई काम का काम किया है तुमने। मुन्नी की भी छुट्टियां आ गई हैं। तुम्हें भी डॉक्टर ने कितनी बार आबो हवा बदलने के लिए कहा है। सीमा कह रही थी हाउस बोट में रहने का बहुत मजा आता है। अब शेख चिल्ली के पुलाव मत पकाओ। रहेंगे हम कंसोलिडेटेड माइंस के गेस्ट हाउस में, डल लेक के किनारे। ओबराय होटल से भी अच्छी जगह है। ये कौन सी जगह है? कंसोलिडेटेड माइंस हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स। अभी 3 साल से उनके बिल हमारे ऑफिस में पड़े थे। 2 दिन पहले मैं उनके ऑफिस में गया तो वहां का एक बहुत बड़ा ऑफिसर मेरा फैन निकल गया। उसने मेरी सारी किताबें पढ़ी हैं, उसने सारे बिल चुका दिए और अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में रहने का ऑफर भी दिया। मैंने भी सोचा अच्छा मौका है, मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे और अपना एक पुराना वादा भी पूरा हो जाएगा। प्रेस के कुछ उधार चुका दिया और लोगों की बाकी तनख्वाह भी दे दी, और ये थोड़ा पैसा भी बच गया। पता नहीं फिर कभी एक साथ इतना पैसा हाथ आएगा नहीं। अच्छा चलो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ और बिंदु को एक चिट्ठी भी लिख देती हूँ। दीदी की चिट्ठी आई है। अरे वाह, क्या लिखा हमारी साली साहिबा ने? हमारे लिए ढेर सारा प्यार व्यार लिखा है नहीं? जीजा जी कश्मीर जा रहे हैं। जीजा जी और कश्मीर? जरा ठीक से पढ़ो, खंडाला लिखा हो, खंडाला। दीदी और मुन्नी को भी साथ ले जा रहे। चलो हम भी चलते हैं। देखो तुम्हारे जीजा जी नहीं होते ना तो चलते, बहुत नीरस आदमी है यार। हाँ, अपनी मर्जी होती पढ़ते हो। पिछले महीने
कैसे चले गए थे तुम मैंगलोर? बैंगलोर तो हम काम से गए थे। काम? कभी जिंदगी भर तुमने कुछ काम किया भी है? अरे काम करे हमारे नौकर, और हमारे लिए हमारे पुर के बहुत कुछ छोड़ गए हैं। हमें काम करनी क्या पड़ी? हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वही, चलो ना कश्मीर प्लीज। देखो जीजा जी दीदी के लिए कितना कुछ करते हैं, और एक तुम हो निठल्ले, ससुराल में बैठे रहते हो। हाँ, हम कश्मीर जाएंगे। ओके मैडम, ओके, कश्मीर ही सही। हनीमून से लेकर अब तक ये चौथा सफर होगा। शायद इसी बार कुछ कश्मीर। मुन्नी, मामा, हम कब जा रहे हैं कश्मीर? कल सुबह। कितने दिन रहेंगे वहाँ? हम वहाँ बहुत दिन रहेंगे। वहाँ हमारा घर है? नहीं मुन्नी, वहाँ किसी का घर है, वहाँ रहेंगे। किसका घर है वहाँ? वो तुम्हारे पापा बैठे, उनसे पूछो। पापा पापा, कश्मीर में हम किसके घर रहेंगे? एक कंपनी का घर है जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, वहाँ रहेंगे। लला ला, पापा कह रहे हैं हम गेस्ट हाउस में रहेंगे। जाओ जाके कहो हम हाउस बोट में भी रहेंगे। पापा पापा, हम हाउस बोट में रहेंगे। अच्छा बेटा, हाउस बोट में भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं। पापा कह रहे हैं सिर्फ 3 दिन रहेंगे हाउस बोट में। जाकर कहो हम कम से कम 10 दिन रहेंगे। मम्मी कह रही है हम 10 दिन रहेंगे। बोलो 10 दिन रहेंगे तो खाएंगे क्या? बोलो बिस्किट। क्या हुआ? कहा आपने पापा से? नहीं, वहाँ तो कोई आदमी बैठा है, पापा उससे बातें कर रहे हैं। पिछले 2 महीने मैं नहीं आ पाया, और उससे पहले 3 महीने से आपने कुछ नहीं दिया। थोड़ा वक्त और दीजिए शंभूनाथ जी, मेरी एक किताब छप रही है, उससे जो हाथ लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा। नरेंद्र बाबू, 2 लाख रुपए आपके पिताजी को दिए थे, जिसमें से 75,000 तो मिल गए, अब बाकियों पे सूद चढ़ता रहा। मुझे मालूम है शंभूनाथ जी, लेकिन एक, आपको तो सब मालूम है कि डिग्री के सारे कागजात हमारे पास तैयार पड़े हैं, जब चाहे आपके घर और प्रेस में ताला लगवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप भले आदमी हैं, हम आपका लिहाज करते आए हैं। अब ये कहाँ की शराफत है, सर पे कर्जा चढ़ा हो और आप कश्मीर की सैर करने जा रहे हैं। आप क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि अदालत के कागज हम आपके दरवाजे पे चिटका दें? और ये याद रखिए नरेंद्र बाबू, अगर आप पैसे दिए बगैर कश्मीर चले गए तो वापस आने पर घर और प्रेस दोनों पे ताला मिलेगा। ये लीजिए 8,000 रुपए शंभूनाथ जी। कश्मीर की टिकटें वापस करके जो पैसे मिलेंगे वो भी आपके पास भिजवा दूंगा। इसकी रसीद मैं आपको पहुंचा दूंगा। फिर कब आऊं? आपके आने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ पैसों का इंतजाम होगा मैं खुद चलाऊंगा। अच्छा, जय राम जी की। सुनो तुमने, अब हम कश्मीर नहीं जा पाएंगे। और कितना कर्जा बाकी है? यही 1.5-2 लाख रुपए। सारी दुनिया का कर्जा लेकर तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब चुकाएगा कौन? इंदु, वो अचानक गुजर गए, इसमें कोई क्या कर सकता है? शादी तो अचानक नहीं की थी, शादी से पहले ये सब मेरे माँ बाप को बताना नहीं चाहिए था? अब कोई फायदा नहीं इन बातों का। फायदा भुगत तो मैं रही हूँ, तंग आ गई हूँ इस घर से, न खाने का सुख न रहने की सुविधा, और ऊपर से ये कर्जा। मेरे पिता का कर्जा है, मैं खुद चुकाऊंगा। कहाँ से चुकाओगे? आप नजर क्या मेरे गहनों पे लगी है, वो बेचोगे? इंदु, चिल्लाओ मत, ये मत समझना कि मैं सब कुछ लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। लो स्वामी, चुकाओ अपना कर्जा। कश्मीर ले जाएंगे, क्या खा के ले जाएंगे? मुन्नी का मरा मुंह देखूं जो कभी कहा कहीं ले जाने के लिए। समझते हैं मैं इनकी मोहताज हूं, मन मार कर यही पड़ी रहूंगी। आज ही चली जाओ, एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी।
अपने पैसों से जाऊंगी, एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। मैं आज ही भैया के यहाँ चली जाऊंगी, देखो मुझे कौन रोकता है। मामी, अरे मुन्नी, तू अरे दीदी आई होगी। दीदी और यहाँ? मुन्नी अरे लेकिन वो तो भैया कहाँ है? ऊपर है। जा। हेलो दीदी। अरे बिंदु कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे संदीप भी। हाय दीदी। माधुरी, अरे हम लोग तो सोच रहे थे कि आप लोग कश्मीर की सैर कर रहे होंगे, बल्कि हम लोग भी आने वाले थे। जिया जी कहाँ हैं? उनको कुछ काम आ गया, उनकी नई किताब छप रही है ना, इसलिए हम कश्मीर नहीं जा सके। दीदी क्या सचमुच नई किताब है या तुम फिर लड़ झगड़ कर आ गई? यूं अपने घर नहीं आ सकती क्या? नहीं दीदी ये बात नहीं। अरे क्यों नहीं आ सकती, आप मेरी इकलौती साली हैं। जब तक आप यहाँ हैं, मैं तो यहीं रहूंगा। कश्मीर जाने से बच गए। अरे हाँ माधुरी, जरा सामान उठाओ, ये ऊपर वाले कमरे में रख देना। जी अच्छा। आइए दीदी। ये कौन है बिंदु? ये हमारी नई नौकरानी है। नौकरानी? लगती तो नहीं, बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी है। साड़ी तो मेरी है। बड़े दयालु है ना जीजा जी तुम्हारे, मेरी साड़ी उठा के दे दी और पूछा तक भी नहीं मुझसे। उतार दूं? हाँ, कुछ भी कह दो, जरा भी शर्म नहीं। भाई हम तो ऐसे ही हैं, क्यों दीदी? अरे अरे, तुम लोग तो इंदु को रास्ते में ही रोक के बैठ गए, उसे अंदर तो आने दो। आओ। जीती रहो। कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ, आओ। अरे अरे, ये दीदी की है, रख दो। ओह वेरी सॉरी दीदी। अरे रहने दो ना, मैं दूसरी ले लूंगी। देखा, दिल हो तो ऐसा। अरे दीदी चलो कहीं घूमने चलते हैं। लो, दीदी आ गई और लग गई प्रोग्राम बनाने। अरे प्रेम तो हमारा इंदू जी से था और शादी हो गई बिंदु जी से। हम भी ना कहते कहते हकला के हाँ कह गए। फिर हमने सोचा चलो यूं ही सही, कम से कम मुलाकात तो होती रहेगी। इस जन्म में भूमिका लिख लेते हैं, अगले जन्म में पूरा उपन्यास लिख लेंगे। जन्म जन्मांतर की कहानी लिख रहे हो हमारे साथ, ये तो तुम्हारे जीजा जी को बताना ही पड़ेगा। भाई अगले जन्म में हमारी कोई उम्मीद न रखे। मैं तो अगले जन्म की बुकिंग के 2 नोटिस भिजवा रहा हूँ। एक नोटिस जिया जी को जाएगा और दूसरा बिंदु को। दीदी ये बड़े वो है, जिस लड़की को देखते उसी की बुकिंग शुरू कर देते। और तुम कुछ नहीं कहती? ना बाबा ना, मैं तो इनसे तंग आ गई हूँ। अगले जन्म में मुझे इनके साथ रहने की कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा? अजी वाह। आओ कमला। लो पान लो। हाँ। इस बार कितने दिन के लिए आई है हिंदू यहाँ? इंदु से ही पूछ लो, जब भी आती है अकेली आती है। नरेन बेचारा अकेला रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कोई झगड़ा हुआ होगा नरेंद्र से? लगता तो कुछ ऐसे ही है। 7 साल से यही किस्सा हो रहा है। पहले पहले 2-1 बार नरेन उसके पीछे पीछे चला आता था और कुछ ही दिन बाद उसे घर ले जाता था। अब तो उसने भी कहना कहलाना छोड़ दिया। इंदु अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। मैंने कितनी बार कहा नरेंद्र से कि यहाँ आ जाओ। भाई गुणी आदमी हो, बंबई में 8-10 हजार रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम ही लगा देते हैं कहीं। लेकिन बड़े खुददार आदमी है, इतनी तंगी होते हुए भी हमसे कुछ नहीं मांगता। एक बार और कह के देखो ना नरेन से। क्या कह? वो यहाँ आके रहेगा तो इंदु का यहाँ रहना इतना खराब नहीं लगता। देखो कमला, कह के गवाने वाली बात है, मैं जानता हूं ना उसे। आओ आओ इंदु। नरेंद्र कैसा है? ठीक है भैया। कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक ही है भैया। मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। जाओ बैठो। किसी तरह की तंगी या मतलब पैसे जो भेजता रहता हूँ वो काफी है ना? तुम भी कब तक भेजते रहोगे भैया? मुझे तो शर्म आती है लेते हुए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। हाथ हमेशा तंग रहता है। कोई बात नहीं इंदु, हम तो हैं। तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो हमसे ले लिया करो। अब प्रेस चला के भला कोई क्या कमा सकता है? जो कुछ भी कमाई होती है सारी प्रेस में झोंक दी जाती है। कस्तूरी ना हो गई, मेरी सौत हो गई। कोई बात नहीं इंदु, मैं तो हूं ना। हाँ, परेशान मत हो। जाओ
जाके सो जाओ। अरे अरे भाई कैसे? अरे सच्ची बता रहा हूँ मैं, उस दिन वहाँ पे गए थे ना, वो जो मोटा था और भी दोनों बिल्कुल ही। सच्ची आ रहा हूँ मैं उस दिन अभी 2-4 दिन मत आइए आप प्रेस पे, मैं खुद आकर पढ़ने ले जाऊंगा और रात रात में कंपोज करवा लूंगा। हाँ सिंह, तुम्हें बहुत ओवर टाइम करना पड़ रहा है और पैसे भी वक्त से नहीं मिलते। हमारी आपकी सेहत तो ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ। भगवान करे हमारे अखबार की सेहत अच्छी रहे। बस मैं ठीक होते ही प्रेस में चला आऊंगा। जी नमस्ते। अच्छा नमस्ते। भैया। अरे तो रो क्यों रही है? क्या हुआ है मुझे? हाँ अरे शर्म भी नहीं आती पूछते। काशी आज बाजार में मिली थी, उसने बताया मुझे आज 8 दिन हुए भाभी को गए, बीमार पड़े हो और इतना भी नहीं हुआ कि एक बार कहलवा देते। यही माने तुम्हें अपनी बहन पर। अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? कौन सा मुझे दिल का दौरा पड़ गया था, ठीक हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर क्या कहेगा, थोड़ी सी बलगम है सीने में और अपने आप। भाभी को मालूम है? नहीं भाभी को नहीं मालूम, मैंने बताया नहीं उसे। क्यों नहीं बताया? अब उसे क्या बताऊंगा बिमला, वो वैसे बेचारी खुद कुछ परेशान सी रहती है। तुम मुझे ये सब मत बताओ भैया, मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। अरे पगली चल उठ चल। माँ जी टैक्सी आ गई है। टैक्सी? टैक्सी किस लिए? इसलिए कि तुम पैदल चलकर नहीं जाओगे। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? जहाँ मैं कहूंगी वहाँ चलो उठो। लेकिन देखो बिमला, अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही हो तो उसे यहीं ले आते हैं, ये मुझसे बार बार उठा बैठा नहीं जाता। भैया ये सब मैं जानती हूँ, इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही रखूंगी। तुम मेरे घर आ रहे हो, डॉक्टर अब मेरे घर आएगा। तुम पागल हो गई बिमला। हाँ तुम्हारी बहन पागल भी है और जिद्दी भी, ये तो तुम हमेशा से ही जानते हो। चलो उठो। लेकिन एक बार तुम गगन से तो पूछ लेती। भैया ये कहकर उन्हें छोटा मत करो, अपने पति को मैं जानती हूँ। चलो उठो। हाँ ओके। बहुत हो गया, बस आप जाने दो। नहीं अभी रात बाकी रात है। कहाँ है भाई, देखो ऊपर सूरज आ गया है। कहाँ क्या, अभी तो कमरे में अंधेरा है। छोड़ो क्या क्या कर रहे हो? ऐसी बड़ा क्या अच्छा क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कौन? कोई बिंदु 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 दीदी आई। बिंदु, अभी शर्म नहीं आती। आई दीदी 1 मिनट। आज तो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, दीदी के दर्शन हो गए। नमो नारायण। हमारी जिंदगी के सारे दिन ही महत्वपूर्ण है संदीप। बिंदु कितनी भाग्यवान है ये इसको पता नहीं है। सुन लिया बिंदु जी, आप तो सिर्फ घर की मुर्गी समझती हैं। आप हमेशा घर में बैठे रहेंगे तो और कोई क्या समझेगा। सुन लिया दीदी, बस यही ताने सुनता रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जीजा जी भाग्यवान है। तो तुम भी क्यों नहीं बन जाते हो जीजा जी की तरह भाग्यवान? किसने रोका है? तुम भी रहो ना अपनी बीवी को छोड़ के अलग। नो बाबा, नो 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 नो, इस मामले में हमारे उसूल कुछ अलग है। जहाँ पत्नी वहाँ हम, और साथ में दीदी हो तो सोने में सुहागा। चलो तो मुंह हाथ धो लो। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं भी आया। आप जाना नहीं, पूरे हफ्ते का प्रोग्राम बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाना है, किस होटल में खाना है। 2 पार्टी तो घर में रख लेते हैं। और हाँ, रवि की पार्टी भी है 10 तारीख को। आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। इनसे तो कुछ 24 घंटे बकबक करता रहे, बस जरा भी शर्म नहीं। ऐसा नहीं कहते बिंदु, तू सचमुच बड़ी भाग्यवान है कि तुझे ऐसा पति मिला है। जीजा जी भी तो बहुत अच्छे हैं दीदी, थोड़ा कम बोलते हैं। तो क्या हुआ? बोलने ना बोलने की बात नहीं है बिंदु। संदीप औरतों का मन समझता है, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम यहाँ आती हो तो तुम्हारे संग संग चला आता है। बेशरम जो है। यही तो प्यार है पगली।
तुम दीदी जीजा जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखती हो चले आने को? वो जरूर आ जाएंगे। मैं लिखूंगी तब आएंगे, अपने आप नहीं आ सकते। तू क्या संदीप को बुला के लाई थी? मुझे तो अच्छा नहीं लगता, जब देखो चिपके रहते, जरा भी शर्म नहीं। भगवान ने चुनकर अच्छा पति दिया है ना, इसलिए कदर नहीं। कभी अलग रहेगी तब समझेगी। अरे भाई कुछ चाय वाय पिलाओगी या नहीं? अरे दीदी चलो आज लंच बाहर करने चलते हैं। हाँ दीदी चलो। कहाँ चले? अरे बस निकल पड़ते, जहाँ अच्छा लगेगा वहीं बैठ जाएंगे। मुझे शॉपिंग करनी है, कहीं भूल मत जाना तुम। कोई कैसे भूल सकता है? लंच के लिए जाओ तो शॉपिंग, शाम को घूमने के लिए जाओ तो शॉपिंग, रात को सिनेमा देखने जाओ तो शॉपिंग। उस दिन घनश्याम की दादी मुर्दे से वापस आ रहे थे, आते आते उन्होंने सिर्फ 2 साड़ियाँ खरीदी। माँ जी बुला रही हैं, चाय नाश्ता तैयार है। अरे भाई चलो चलो चलो, हमारे भैया बड़े दकियानूसी हैं। ठीक 9:30 बजे नाश्ता। मैं तो तंग आ गया। क्या? अरे भाई तुम्हारे भैया से, तुमसे नहीं। आइए चलिए चलिए आइए आइए। भैया फिर ये किताब तुम्हारे घर पर ही पूरी होनी थी। क्या लिख रहे हो? एक उपन्यास है दर्प चूर्ण, बहुत दिनों से लिख रहा हूँ। लो दूध तो पी लो। रख दो। आज तबीयत कैसी है? अब तो भला चंगा हूँ, सोच रहा हूँ घर चला जाऊं। घर में कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? इन 16-17 दिनों में भाभी की कोई चिट्ठी आई? नहीं। तुमने कोई चिट्ठी लिखी? नहीं। अरे ये सब लोग कहाँ चले गए हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा है। संदीप ले गया है सबको। जरूर किसी साड़ी की दुकान पे गए होंगे। बिंदु को रोज एक नई साड़ी चाहिए। हाँ, तुमने इंदु को कुछ पैसे दिए? अरे मैं तो भूल ही गया। इंदु भी क्या बिंदु से कुछ कम है? उसका हाथ भी खुला है। नरेन ने क्या दिया होगा उसे? उस बेचारे के पास है ही क्या जो देगा। मामी, लो आ गए। अरे भैया देखी मेरी पसंद। जाओ, कितनी अच्छी है। तुम लोग को जाओ। भाभी, वो बढ़िया वाली साड़ी मिल गई कला मंदिर से। वो नीली बॉर्डर वाली जो देखी थी ना आपने? क्या क्या खरीदा है? देखिए ये देखिए, बहुत अच्छी है। अरे वाह। देखिए। अरे भाभी, दीदी और बिंदु के साथ शॉपिंग करना तो बड़ा ही मुश्किल का काम है। कुछ पसंद ही नहीं आता। सामने ढेर सारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन नजर दूर लटकी हुई साड़ी पर है। भैया मैं ही सिर्फ एक मर्द था, फौरन अपने लिए सूट पीस पसंद किया और सीधे कैशियर के पास। हाँ भाई मालूम है, तुम तो शेर हो ही। और इंदु कुछ पैसे तो ले जाती, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास ही रखे रह गए। फिलहाल संदीप ने रुपए दे दिए हैं। भैया आप 900 रुपए संदीप को दे दीजिएगा, मैं पुणे जाते ही भिजवा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई मैंने तुम्हारे कुछ और भी तो पैसे देने हैं। अरे भैया आ जाएंगे पैसे भी। और दीदी आप भी कमाल करती हैं, क्या हिसाब शुरू कर दिया। इस सबको हमारी तरफ से तोहफा समझिए, तोहफा। बड़ी दीदी आपका मैनेजर आया है, पोस्टमैन। वाह क्या बात है, क्या हाजिर जवाब शौहर है। इधर भी मैंने शॉपिंग की और उधर शौहर हाजिर। जीजा जी ने कितने का ड्राफ्ट भेजा है? ना हो तो फिर चले शॉपिंग, क्यों बिंदु? बिल्कुल। जीजा जी ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया दीदी। मुन्नी के लिए भेजे हैं थोड़े से रुपए। अच्छा तो मुन्नी के लिए भेजे हैं। सुनो सुनो सुनो, जीजा जी ने मुन्नी के लिए क्या प्रेम पत्र लिखा है? अरे सन्नाटा, कुछ नहीं लिखा। सॉरी दीदी। जीजा जी का भी क्या दिल है, बस आप देखना ताऊ भेज दिए थोड़े से 500 रुपये। सारा दिन काम और काम। कस्तूरी को भी तो हर हफ्ते निकलना है। डॉक्टर ने आराम करने को भी तो कहा है। विमला मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इस तरह से काम करोगे तो जो भी ठीक हुए हो वो भी नहीं रहोगे। अच्छा बाबा अब नहीं करता, प्रेस से कोई आएगा ये सब उसे दे देना। हाँ अच्छा भैया, जब भाभी थी तब भी क्या इतना ही काम करते थे? इससे ज्यादा। और वो सब बर्दाश्त करती थी? इसके सिवा चारा भी क्या था। वैसे उसकी नजर से देखा जाए
तो क्या सुख मिला उसे? कौन से अरमान पूरे हुए हैं उसके? एक बात पूछूं बिमला, तुम्हारा और गगन का झगड़ा कभी नहीं हुआ? तुम मर्दों से झगड़ा करके भी कोई जीत सका है भला? बाद में हमको ही हाथ पांव जोड़ के मनाना पड़ता है। सच सच बताओ, झगड़ा होने के बाद कौन किसके पांव पड़ता था? जो छुपकर दूसरों की बातें सुनते हैं, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देती। भाई, आज आप काफी तंदुरुस्त लग रहे हैं। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और ये बहन है कि जाने ही नहीं देती, तुम ही कहो ना इससे। देखिए, भाई बहन की बातों के बीच में मैं खलल नहीं डालता। हाँ, अगर आपको कोई कष्ट हो तो बताइए। जो सुख यहाँ मिला है वो तो शायद जिंदगी में। साहब, आपकी चिट्ठी। ठीक है शंकर, तुम जाओ। किसकी चिट्ठी है? हिंदू की। अरे वाह वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। क्या लिखा है भाभी ने? बुधवार को आ रही है और 7 तारीख को मुन्नी का जन्मदिन भी है। मैं कल घर चला जाऊंगा। बुधवार सुबह आ रही है तो बुधवार की सुबह चले जाना। नहीं विमला, कल ही चला जाता हूँ। कल घर भी ठीक कर लूंगा और मुन्नी के लिए एक प्रेजेंट भी खरीदना है। जाने से पहले जिद कर रही थी कि सोने की संजीत चाहिए। एक छोटा सा बिल रह गया है, वो जेवर पॉलिश कराए थे ना बहू जी ने। लेकिन मैं तो किसी और काम से आया था और आपने ये बिल दिखा दिया। काम बोलिए ना, बिल तो आता ही रहेगा। सेवा बताइए। मुन्नी के लिए एक पतली सी सोने की जंजीर चाहिए थी। उसके जन्मदिन पर देने का वादा किया था मैंने। हाँ हाँ बोलिए ना, कितने वजन की बना दूं? सोने का वजन तो नहीं जानता, लेकिन मेरी जेब का वजन बहुत हल्का है। अगर 100-125 के आसपास, पता नहीं बन सकेगी कि नहीं। फिर मेरी मानिए, असली सोने की जंजीर मत बनवाई। आखिर बच्ची है, कहीं खो दे तो। एक पानी चढ़ी चेन देता हूँ, आपके रुपयों में भी वो आ जाएगी, वो ले जाइए। लेकिन अगर पानी उतर गया तो? इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, 1-2 साल तो चमक भी नहीं जाएगी। ठीक है, फिर वही दिखा दीजिए। कन्हैया, वो चेन बताना बच्ची के लिए, पानी चढ़ी हुई। हाँ, ये देखिए। ठीक है, इसे खूबसूरत से डिब्बे में पैक कर दीजिए। हाँ हाँ, अरे एक डब्बा लाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी छुट्टियां तो अच्छी बीती ना बेटे? हाँ पापा। अरे वाह। हाँ, ये जाते वक्त तो इतना भारी नहीं था सूटकेस। हाँ? और तुम्हारे भैया भाभी तो सब ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कब अकल आएगी? क्या हुआ? यहाँ से ये सोच कर गई थी कि वहां शांति से रहूंगी, लेकिन वहां भी तुमने चैन से नहीं रहने दिया। अरे, मैंने तो चिट्ठी तक नहीं लिखी। कौन मरता है तुम्हारी चिट्ठी पर? 500 रुपए भेज दिए, सबके सामने नाक कटवा दी मेरी। पति के पैसे मिलने से तुम्हारी बेइज्जती हो गई? 500 रुपए तो भैया के ड्राइवर की तनख्वाह है। मेरा मनी ऑर्डर आया तो सब हंसने लगे वहां। संदीप तो ताने से बोला कि ड्राफ्ट आ गया आपका। मैं सब समझती हूँ, इतनी कच्ची नहीं हूँ। मेरा अपमान जो करना था मेरे मायके में, ताकि मैं वहां रह ना सकूं। किसी बड़े घर की लड़की को नर्क में भेजना हो तो उसकी शादी गरीबों क्या कर देनी चाहिए, अपने आप तिल तिल कर मरती रहेगी। मैं तो तुमसे जब भी ढंग की बात करती हूँ तुम्हें बुरी लगती है। आज फिर कहती हूँ, शायरी वायरी, कहानी, उपन्यास से कोई आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हें शायद नाम मिल जाए, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो क्या भूखे मरेंगे? घबराओ नहीं, भूखा कोई नहीं मरेगा। कम से कम अपनी मेहनत से अपनी बीवी बच्चों को दाल रोटी देने की काबिलियत है मुझ में। दाल रोटी? जिंदगी क्या सिर्फ दाल रोटी खाकर गुजारने के लिए ही है? अभी तुम्ही ने तो कहा था इंदु कि शायद मेरा नाम हो जाए। अगर मेरा नाम हो गया तो तुम भी तो उसकी हिस्सेदार होगी। नाम? काश वो भी अगर मिलता। नमस्कार भाभी जी। इतनी जल्दी क्यों आ गई? बाद में आती जब सब मेहमान चले जाते। गुस्सा थोको भाभी, जरा सी देर हो गई। मुन्नी के लिए देर हो गई, उसके
उसके लिए फ्रॉक खरीदने गई थी। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी, ये देख तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो बुआ, पापा ने सोने की चेन दी है। बहुत खूबसूरत है। भैया कितने की है? 50 रुपए की। 2-2.5 से क्या कम होगी? क्यों भाभी, आपको तो गहनों की ज्यादा जानकारी है। 2-2.5 की तो नहीं, पर 1000-1500 की तो होगी। अच्छा है, बेटी भी खुश और भाभी भी खुश। हाँ। मुबारक हो भैया। अरे जन्मदिन मेरा नहीं, मुन्नी का है। मुबारकबाद उसे दो। भाभी को बता तो नहीं क्या? अपनी बीमारी की बात? बीमारी? ये भी कोई बताने वाली बात है? लो भैया, और तुम्हें भी जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लो। पता नहीं कैसे ख्याल आया, एक दफा जाकर देखा हूं। सुबह से जाइने आग फड़क रही थी मेरी, पहुंची तो देखा बिस्तर में पड़े हैं। बदन जल रहा था उनका। पूछा तो बोले पुराना दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। किसकी बात कर रही हो तुम? लो, भैया की। और किसकी? नरेंद्र भैया की। वो बीमार थे? जरा उस कब्र में पड़ी दवाइयों की शीशियां तो देखो। 8 दिन से बिस्तर में पड़े थे, न दवाई और न डॉक्टर। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जबरदस्ती उठा के उन्हें यहाँ ले आई। मैंने उसी वक्त डॉक्टर सेन को बुलवाया और इलाज शुरू करवा दिया। उसके बाद भी 7-8 दिन तक उठ बैठ नहीं सकते थे। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मैं तो तार भेजने वाली थी, भैया ने मना कर दिया कि तुम परेशान हो जाओगी और फौरन चली आओगी। और क्या, वही तो डर था उन्हें। उन्हें मेरी जरूरत ही कहाँ है, ना भले में ना बुरे में। बिमला, अगर सच सह सको तो एक बात कहूं, तुम्हारे भैया को शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? शादी के बाद जो पत्नी को सुख सुविधा न दे सके, उसे क्या जरूरत है शादी करने की? पत्नी कैसे बच्चे पैदा करने के लिए होती है, कुछ और फर्ज नहीं होते क्या? पति पत्नी के संबंध क्या सिर्फ फर्ज पर ही टिके रहते हैं? प्यार कुछ नहीं? प्यार ना भी करते, लेकिन अगर हमारी जरूरतें पूरी कर देते तो मेरे लिए काफी था। क्या कह रही हो भाभी? प्यार कुछ नहीं, संबंध से जरूरतों का है। और फिर क्या नरेंद्र भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते? जिसके पास जितना है उसी से वो पूरा करेगा। उनके पास उतने पैसे नहीं जितने तुम्हारे भाई के पास है, इसलिए क्या वो तुम्हारी नजरों में गिरे हुए हैं? नहीं ना। भैया तो बीमारी में भी तुम्हारी चिंता करते थे। सच पूछो तो तब मुझे उन पर गुस्सा आता था, और इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत अच्छा किया, बहुत आभारी हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे भैया की। दोनों ने मिलकर क्या खूब इज्जत बख्शी है मुझे। भाभी। आइए आइए बहन जी आइए। अरे एक ठंडा लाना। जोशी जी, बहुत दिनों से आपका बिल नहीं दिया, कितना हुआ? अरे जल्दी क्या बहन जी, मिल जाएंगे। नहीं, मैं किसी का उधार ज्यादा दिन नहीं रखती। कितना बाकी है? ज्यादा का है बहन जी, सिर्फ 180 रुपए तो है। पॉलिसी तो करवाइए। मुन्नी की चेन के रुपए तो दे गए थे ना? हाँ हाँ दे गए थे। कितने की थी? लीजिए ठंडा आ गया, पीजिए। बहुत दिनों बाद आई हैं आप। कितने में पड़ी वो चेन? तो बिमला से मना कर दो कि इस डॉक्टर को मेरे गले ना मंडे। ना मुझे इसकी जरूरत है और ना मैं इसकी फीस उठा सकता हूँ। तुम्हारी मुंह लगी बहन है, खुद ही मना कर देना। आज आएगी अभी। अब क्या हुआ, बिमला से नाराज लगती हो? मैं भला क्यों नाराज होने लगी किसी से? तुम इतने दिन बीमार रहे, तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। मैं नाराज हुई, तुम बिमला के यहाँ जाकर रहने लगे और वही तुम्हारी तीमारदारी करती रही। मैं नाराज हुई। मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली? ऐसी बात नहीं इंदु, मैंने तो इसलिए खबर नहीं की कि सुन के खामखा तुम्हें बुरा लगेगा। आप सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? गगन और बिमला के रहकर मेरी बहुत इज्जत बढ़ाई है तुमने। अब क्यों बात बढ़ा रही हो? जो हो गया सो हो गया। भैया। लो आ गई बिमला। ओफो, क्या फिर झगड़ा हो रहा है? और जो बाकी है उसका क्या होगा? क्या बाकी है? क्या बाकी है? ये देखो, पीतल को सोना बताकर तुम मुझे तो मुझे अपनी लड़की को भी धोखा दे रहे हो। तो क्या ये चेन सुनार से परखवाने गई थी तुम? अपनी बहन से कहो अपने भी जेवर परखवा ले, कहीं पीतल के गहने देकर ना सुहाग भर दिया हो उसका। इतना गिर सकती हूँ मैं सोच भी नहीं सकता था। भाभी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अपने भाई से कह दो कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही जा रही हूँ और इसके बाद कभी लौट कर नहीं आऊंगी इस घर में।
फिर आ गए? 1 महीना भी तो नहीं हुआ। मुन्नी, माधवी जरा सामान ले आ। मुन्नी भैया कहाँ है? ऊपर है। सामान तो कोई खास नहीं है। आओ बैठो। सब खैरियत तो है इंदु? बस मन नहीं लगा, चलिए आई। संदीप कहाँ है? वो अपने मैके गए हैं। मायके गए हैं और तू यहीं बैठी है? मैं जहाँ पे रहूंगी वो चले आएंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ये है और एक तेरा नरेन। चला मुन्नी। क्या फिर से झगड़ा करके आई हो दीदी? अरे झगड़ा वगड़ा तो हमारी गृहस्थी में लगा ही रहता है। और सुना, आज का क्या प्रोग्राम है? शॉपिंग करने नहीं चलेगी आज? चलोगी दीदी? संदीप साथ होता तो अच्छा रहता। पिछली बार कितना मजा आया था। कब आएगा वो? उनका कोई भरोसा नहीं। कल गए हैं, शायद आज ही आ जाए। जरा भी शर्म नहीं। इसमें शर्म किस बात की? उन्हें नहीं, मुझे तो आती है। घर जमाई बन बैठे हैं। रहने दे बिंदु, किसी को अपनी बीवी से प्यार हो तो वो कोई घर जमाई हो जाता है। हमेशा संदीप को कोसती रहती है। दीदी, तुम्हें संदीप जैसा पति मिलना चाहिए जो 24 घंटे तुम्हारे साथ हो। तू बहुत भाग्यवान है बिंदु, इसीलिए ऐसा कह रही है। लो पान। पूना गए, महीना पूरा नहीं हुआ, फिर चले आई है। आखिर मुन्नी की पढ़ाई लिखाई भी तो है। उसका स्कूल क्या खुला नहीं या छुट्टियां अभी तक चल रही हैं? क्यों नहीं खुले? मगर इंदु को क्या पड़ी है? ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और तुम चुपचाप ही बैठे रहो। लेकिन नरेंद्र को भी तो बताना चाहिए ना कुछ। सारा दोष इंदु का ही तो नहीं है। अब तो वो लेने भी नहीं आता उसे, वो खुद ही चली जाती है। अगर वो 10 बार यहाँ आकर जा सकती है तो वो कम से कम 1 बार तो आ सकता है यहाँ। तो नरेंद्र से ही पूछो ना। लेकिन इस तरह से यहाँ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। वो कभी यहाँ आए तो उससे पूछे ना, वो तो कभी आता ही नहीं है यहाँ। वो नहीं आए तो क्या हुआ, तुम ही चले जाओ ना। मतलब पहल करे तो हम ही करें, उसे कोई फिक्र नहीं है बीवी बच्चों की। वो जवाई है हमारा, हम लड़की वाले हैं। हम उनके पास चले भी गए तो क्या हुआ? मतलब कि पूना जाऊं मैं? पूना है ही कितनी दूर, सुबह जाओगे तो शाम तक वापस आ सकते हो। और इंदु, उसे ले जाऊं साथ या मैं? अभी उसे ले जाने की क्या जरूरत है? पहले जाके पता तो करो बात क्या है, किस बात का झगड़ा है उनका। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। तो फिर कल ही सुबह चले जाओ। हाँ, उन्हें अपनी प्यासी प्यारी है तो रहे अपना पैसा और अखबार लेकर ही, मुझे नहीं जाना वहाँ। दीदी, जीजा जी तो हमेशा से ऐसे रहे, तुम उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बस सब यही लेक्चर देते रहते। मैं ही क्यों, हमेशा औरतें ही मर्दों को समझने की कोशिश क्यों करें? मर्द क्यों नहीं कोशिश करते औरतों को समझने की? भाई इस मामले में मैं दीदी के साथ हूँ। आपने जिया जी कुछ है ही खड़ूस। अरे अपनी बीवी है, बच्ची है, कोई पराये तो नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम कि वो मुन्नी और दीदी को पराये समझते? अपना समझते तो आए दिन दीदी यहाँ क्यों चली आती? क्योंकि दीदी का घर है, वो जब कभी आ सकती है। घर तो ये जिया जी का भी है, वो क्यों नहीं आते? वो काम करते हैं, अपना अखबार निकालते हैं, फालतू नहीं कि अपनी ससुराल में पड़े रहे। ये हमला मुझ पर हो रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ठीक है, मैं आज ही घर चला जाता हूँ। जाने से क्या फायदा, कल फिर वापस चले आओगे। अरे क्यों तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं दीदी, मुझसे आपका ये हाल नहीं देखा जाता। तो मत देखो, तुम बिंदु की तरफ ध्यान दो। बिंदु की तरफ ध्यान? इसका मतलब कि फिर शॉपिंग? क्या मैं हमेशा साड़ियाँ खरीदती रहती हूँ? जरा भी शर्म नहीं आती। मम्मी, जब तुमने इल्जाम लगा ही दिया है तो चलो कुलाबा चलते हैं, वहाँ एक साड़ियों की बहुत अच्छी सेल लगी। ओफो, मसला तुम्हारी शॉपिंग का नहीं है, मसला दीदी का है। दीदी जो हमेशा यहाँ चली आती हैं, इसका क्या किया जाए? हम कर ही कह सकते हैं। चलो हम दोनों पूना चलते हैं, जीजा जी को भी लेकर आ जाएंगे यहाँ। अरे तुम्हारे भैया गए हैं वहां पर इसी काम के लिए। तो आप देखो, सोचने की बात है। हाँ। तुम्हारी दीदी यहाँ पर यूं ही नहीं चली आती हैं। जब आती हैं तब खाली हाथ आती हैं, और जब जाती हैं तब क्या? अरे जब जाती हैं तो हाथ भर कर जाती हैं। आई बात अकल में? खैर छोड़ो, काम की बात सुनो। भैया से कहो मुझे बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अरे पिछले महीने ही तो भैया ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अरे ये कोई पान की दुकान है जो 1 लाख में जम जाएगी? दवाइयों की फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स। 5 लाख तो ऑलरेडी लग चुका है, कम से कम 5 लाख की और जरूरत पड़ेगी। 5?
और तुम तो कहते तुम्हें 2 लाख चाहिए। अरे इकट्ठे 5 लाख बोलोगी तो भैया भड़क जाएंगे। तो बोलो अभी, 2 तो आने दो, बाद में फिर देखी जाएगी। अच्छा बाबा, चलते हैं कोलाबा। कभी ना कहा है तुमसे? चलो। कोई वजह तो होगी ही कि वो बार बार अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है हर दूसरे चौथे महीने, और इस बार तो महीना भी नहीं गुजरा है कि वो फिर चली आई है। अब इसका कारण तुम नहीं तो फिर और कौन बताएगा? वो जो घर छोड़ के गई है। तुम नहीं बता सकते हो? मुझे मालूम नहीं है भैया। पूछा नहीं तुमने उससे? आपने पूछा? अब यही पूछने तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। भैया आप पूना तक आ गए मुझसे पूछने, और इंदु जो घर पे बैठी है उससे नहीं पूछा, क्यों? तुम उसके मिजाज को जानते हो? जी हाँ, इसीलिए तो नहीं पूछा। तुम उसके पति हो। पत्नी अगर घर से बाहर कदम रखे तो तुम्हें उससे पूछने का हक है कि वो कहां जा रही है। आपको याद है भैया, जब शुरू में वो बंबई कैसे चले जाया करती थी, एक बार जब मैं भी उसके पीछे पीछे जला भुना चलाया था तो आपने क्या कहा था? तो क्या हुआ जो तुमसे बगैर बताए चली आई है पुणे से? पुणे दूर ही कितना है यहाँ से? 3-4 घंटे का रास्ता है, बॉम्बे के किसी दूसरे सबब की तरह। और फिर किसी गैर के घर नहीं चली आई है, अपने घर आई है। ये मायका है उसका। अपने घर आने के लिए उसे तुमसे पूछने की जरूरत है क्या? आपने मना किया था और इसीलिए उसके बाद कभी नहीं पूछा मैंने। और तुम ये भी नहीं जानते कि उसे क्या तकलीफ है, वो क्यों दुखी है यहाँ? मेरी गरीबी से दुखी है, और आप हैं कि मुझे बिना बताए उसे पैसे भेजते रहते हैं। आप बड़े हैं, अच्छा करते नहीं करते मैं नहीं जानता, और वो दुखी है क्योंकि आपने उसे एक आशा बंधा रखी है कि जिस दिन ये प्रेस बंद हो जाएगी और मैं बंबई आ जाऊंगा तो आप मुझे 5-10 हजार रुपए की कोई नौकरी दिला देंगे। लेकिन मैं तो फिर भी यहीं इस प्रेस में बैठा हूं। आज आप एक बात गौर से सुन लीजिए जगदीश भैया, मैं कहीं और नौकरी नहीं कर सकता। ये प्रेस ही मेरी जिंदगी है, और मेरे जीते जी तो ये बंद नहीं होगी। और अगर ये प्रेस बंद हो गई तो फिर मैं नहीं रहूंगा। बहुत छोटा लगा उसके सामने। उसने जो भी बात कही बहुत सब्र और ठहराव के साथ कही, और कोई गलत बात नहीं कही। जो भी ज्यादती है इंदु की ही है। इंदु को कौन समझाए? और जानती हो, पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो पुणे में नरेंद्र की तबीयत खराब थी। तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी बहन उसे अपने घर ले गई। तुम्हें किसने बताया? बिमला ने? नहीं, वो लोग तो थे नहीं पुणे में, बनारस गए हुए हैं। तो यहाँ आकर इंदु से बात की तो उसी ने बताया। वो तो बिगड़ रही थी कि उसे बीमारी की खबर क्यों नहीं थी। इंदु को तो हर बात में नरेंद्र की ही गलती नजर आती है। खुद जो मनमानी करती है उसका कुछ नहीं। दीदी चलो हम लोग शॉपिंग चल रहे हैं। नहीं बिंदु, तुम दोनों जाओ। हम दोनों तो जा ही रहे बाबा, तुम भी चलो। यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी तुम? नहीं बिंदु, रहने दो, आज बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तुम लोग जाओ ना। ओके बाबा, तुम यही बैठी रहना चाहती हो ना? किताबें सब रख ली है ना? हाँ। और हाँ, संभल के जाना। हाँ मम्मी, याद करके टिफिन खा लेना। अच्छा। हाँ हाँ। सुनो, रास्ते में साड़ी बदल लेंगे। और सुनो, तुम बनारसी साड़ी ले ही लो। वो पीली वाली? Yes. ओह लवली। कैश लिया? हाँ हाँ ले लिया मैंने। हम लोग जरा मार्केट तक जा रहे हैं। हाँ, लंच बाहर ही खाएंगे। हाँ, चाइनीज। नहीं, मुगलाई। ओके बाय। बाय बाय। चलो। मम्मी मम्मी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटा, जब हम घर वापस जाएंगे तो तुम स्कूल जाना।
हम कब जाएंगे घर वापस? बोलो ना मम्मी। अरे इनकी मत पूछो, कभी भी घर में नहीं रहते, बस सारा दिन काम ही काम। अरे इंदु, कैसे हो लतिका? बस ठीक ही हूँ। इंदु, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तो सोचा अब तक तुम पुणे वापस चली गई होगी। हाँ, बस थोड़े दिन और क्या हाल है? कितनी खुशनसीब हो इंदु, मजे से महीने 2 महीने अपने मायके में रह लेती हो। हमें तो हफ्ता भर भी हो जाए तो मार चिट्ठी पे चिट्ठी, नाक में दम कर देते हैं। और सुना, समीर कैसा है? उसे साथ नहीं लाई? हाँ, समीर स्कूल गया है। देख इंदु, एक बात कह देती हूँ, ज्यादा दिन पति से दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या भरोसा इन लोगों का। देख लतिका, ऐसी कोई बात नहीं। जरा दीदी देखो ना प्लीज, मैंने कब से चाय का कह रखा है। हाँ, मैं अभी देखती हूँ। और सुना बिंदु, तुम्हारे वो कहाँ हैं? सो रहे हो? जरा भी शर्म। लो, ये इंदु दीदी के लिए ले जाओ, अंदर होंगी। जी अच्छा। लो लतिका। क्या बात है बिंदु, इंदु का कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? कितने दिन हो गए यहाँ? ये बिस्किट लो ना। हाँ हाँ। दीदी, चाय। क्या बात है दीदी, कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? ये चाय ले जा, मेरे कमरे में थोड़ी देर बाद दे जाना। दीदी, इस महीने मनी ऑर्डर भी नहीं आया ना? आ जाएगा। मुन्नी, उठो मुन्नी। मुन्नी, मुन्नी, उठो बेटा। पापा कब आएंगे मम्मी? पापा यहाँ क्यों आने लगे बेटा? मैं नींद में अभी अभी पापा को सपने में देखा है। मैं वहाँ पापा के साथ खूब घूम रही हूँ। अच्छा बेटा, मुँह हाथ धो लो, बहुत देर हो गई। आजा। 1000 रुपए भिजवा दिया। अजी असल तो एक तरफ, इससे तो पूरा ब्याज भी नहीं निकलता। आप क्या समझते हैं, आपने 1000 रुपया खैरात में दिया मुझे। खैरात तो आपने भी नहीं दी शंभूनाथ जी, रुपया दिया था सूद पर, और जितना दिया था उससे ज्यादा वसूल कर चुके हैं। कोई बेईमानी नहीं की आपसे, जो बनता था वही लिया है, बल्कि आपसे तो हर तरह की रियायत की गई है। कौन सी रियायत की है आपने? जो बनता था उससे कौन सा पैसा कम लिया है? रियायत ये की है कि जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है आपको, वरना अब तक कस्तूरी वस्तूरी बिक गई होती और प्रेस पे ताले लग गए होते। शंभूनाथ जी, कस्तूरी को आप तो क्या सरकार भी हाथ नहीं लगा सकती। ये तो मेरी शराफत समझे कि मैंने पिताजी की हुंडियों पर अपने दस्तखत कर दिए, वरना आप खटखटाते रहते कचहरियों के दरवाजे, समझे? ठीक है, आपको 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर उसमें मेरा कर्जा ना चुकाया तो देख लेना कैसे आपका प्रेस नीलाम कराता हूँ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे नीलाम करवाते हैं। और अब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कचहरी आकर ले जाइएगा। अरे नरेंद्र जी, 1 मिनट, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, तो ऐसा है कि सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। आइए। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती? नहीं, बस वो। बैठिए बैठिए बैठिए, ये पानी पीजिए। थैंक यू। यस सर, 2 कॉफी जल्दी लेकर आओ। कहिए, क्या बात है? जी बस ऐसी सर चकरा गया था। कोई खास बात तो नहीं? जी वो यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, क्यों? जी वो अगले साल के एडवर्टाइजमेंट्स का पैसा अगर आप एडवांस में दे देते तो। आपको जरूर दे देते, लेकिन रिसेशन की वजह से एड्स का खर्चा कुछ कम कर दिया है, और अभी हमने सोचा नहीं कि किसको क्या दें। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अरे, आपको तो बुखार सा है। चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं।
जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं ऐसी क्या बात है, चलिए हम छोड़ देंगे आपको। आइए आइए। दीदी यूं मन मार के बैठने से क्या फायदा, ये सब तो होता ही रहता है। मैं जीजा जी को चिट्ठी लिख दूं दीदी? मैं तो पहले ही लिख दी थी, पर मैंने सोचा कि तुम नाराज हो जाओगी। फिर मुन्नी की पढ़ाई भी तो है दीदी। तुम्हें आए हुए 4 महीने हो गए हैं। सोच रही हूँ मुन्नी को भी बबलू के स्कूल में ही डाल दो। अरे ये क्या कह रही हो तुम दीदी? क्या तुम हमेशा यही रहोगी? अच्छा हटाओ, ना हो तो चलो, कल सब लोग कार से पूरा चलते हैं। पिछली बार यार तुमने क्या कहा था, सुबह जाएंगे और शाम को लौट आएंगे, आउटिंग भी हो जाएगी और रास्ते में स्टड रेस्टोरेंट है वहां तो। दीदी तुम्हें कम से कम एक चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। क्या पता पिछले दफे की तरह अगर वो फिर से बीमार पड़ गए तो। आज सब लोग कहाँ है? बिंदु बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है, इंदु आती होगी। मैं जरा बिंदु के साथ बाजार हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। संदीप कहाँ गया? पता नहीं, सो रहा होगा। संदीप को 1 लाख पिछले महीने दिया, 2 लाख अब मांग रहा है। खुद तो कभी सामने आता नहीं, विंडो से कहलवा देता है। हमारे बिंदु तो सीधी है बेचारी, कुछ समझती नहीं। जो संदीप समझा देता है वही मान लेती है। कहने को तो ये था कि हम दहेज नहीं लेते, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ मांगे चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिया ना हो, लेकिन। और दूसरे हमारे नरेंद्र को देखो ना, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कभी एक पैसा भी नहीं लिया ससुराल से। और क्या, फरिश्ते जैसी शराफत भरी है उसमें। मांगना तो दूर, हम खुशी से कुछ दें या कुछ करना चाहें वो भी नहीं चाहिए उसे। आओ इंदु, तुम भी जा रही हो बाजार? नहीं भैया। अरे जाओ ना, आज तो कमला भी जा रही है। नहीं भैया, मन नहीं कर रहा। मैंने भी कई बार कहा, मानती ही नहीं। 4 महीने हो गए यहाँ आए, एक चिट्ठी तो लिख सकते थे। मुझे ना सही, मुन्नी को तो। मुन्नी के स्कूल का बहुत हर्जा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं बंबई में। अरे आओ ना। छोड़ो ना, कोई आ गया तो। अरे कौन आएगा, भाभी और बिंदु तो बाहर गए हुए हैं। पहले दरवाजा तो बंद करने दो। अरे छोड़ो दरवाजा वरवाजा, खुल्लम खुल्ला प्यार करे हम दोनों। अरे बाबा छोड़ो ना, देखो तुम्हें मेरी कसम। नहीं। अच्छा पहले दरवाजा बंद करके आती हूँ, बस। अच्छा। संदीप से अपने पति को चिट्ठी लिखवाने गई थी। एक दुष्चरित्र इंसान से अपने निष्ठावान पति को चिट्ठी, और इसी घिनौने जलील आदमी को मैं एक आदर्श पति समझती थी। बिंदु कितनी भाग्यवान है, यही है तुम्हारी मान्यता। सीधे कोर्ट से आ रहे हैं, बहुत देर लग गई। आप हैं एडवोकेट मिस्टर आडवाणी, और आप हैं हमारे एडिटर साहब श्री नरेन जी। बैठिए ना। शंभू जी का नोटिस दिखाया आपने? जी हाँ। बाकी की फाइल मैं दिखा देता हूँ। अरे भाई, वकील साहब के लिए चाय मंगवाइए। अच्छा जी। सर। क्या बात है सिंह, कुछ चाहिए? इंक खत्म हो गई है। लाल जी के यहाँ से मंगा लो। उसने उधार देना बंद कर दिया है। एक काम करो, यूनिक प्रेस वाले के पास जाओ, उनसे मेरा नाम लेना, धीरज भाई से कहना कि कल लौटा देंगे। जी भाई आज का काम तो चलाओ किसी तरह। हाँ तो वकील साहब, आपको शंभूनाथ को ये कहना है कि अच्छी अच्छी फ्रॉक भेजने वाली है मासी, अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। मासी को मिस करोगी? सुन, 5 फोन करना। बुरा मत मानना संदीप,
कल रात शायद कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया। अरे नहीं भाई साहब, लेकिन जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए ही कहा। जी। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। क्यों नहीं? जहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा काम है, वहीं तुम्हें रहना है। इसी में तुम्हारी इज्जत है। जी। 1 लाख का ड्राफ्ट तुम्हें दे दिया है, 1 लाख मैं और भिजवा दूंगा। थैंक यू भाई साहब। लेकिन इसके बाद पैसा मांगना नहीं मुझसे, मैं दूंगा नहीं। ये 2 लाख इस बार भैया की तरफ से उधार है, इसे वापस करना है, याद रखना तुम। ऑफ कोर्स। रहने दो बिंदु, तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान ना हो भैया, मुझे दीदी ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया इंदु ने? कुछ नहीं भैया, वो माधुरी को निकाल दिया है ना। अच्छा भैया, मैं रुपए जरूर वापस कर दूंगा। चलता हूँ। अरे बस बस। अच्छा भाभी, चलते हैं। अच्छा संदीप। अरे हाँ, हम दोनों तो बराबर के हैं दीदी, मैं तो भूल ही गया था। ओके मुन्नी, बाय बाय। बाय बाय। मैं जा रही हूँ दीदी, अपने घर। तुम भी अपने घर चली जाना। अच्छा बाय बाय। अच्छा भाई साहब। आठ साल पहले की बात है, जब इस प्रेस में मेरे पिता श्री गणेश शंकर चौधरी की अर्थी उठी थी। सिर्फ चंद प्रेस के कर्मचारी साथ थे। मरघट तक पहुंचते पहुंचते पूना की सड़कों का ट्रैफिक बंद हो गया था। इस उमड़ती जनता को देखकर मुझे पहली बार पता चला सचमुच पिताजी कौन थे, क्या थे। कस्तूरी उस वक्त 39 बरस की थी। अभी राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले दिन भूपेंद्र ने पिताजी के आखिरी लिखे कॉलम कही अनकही का प्रूफ लाकर सामने रख दिया। उन्होंने कहा, प्रूफ देख लीजिए, जल्दी पर्चा छपने जा रहा है। हमारे पास मातम मनाने के लिए वक्त नहीं है। तब आंसू निकल पड़े थे मेरे। पहुंचने का वक्त भी नहीं था, अपने आप सूख गए। अच्छे बुरे वक्त सभी आए, बहुत सारे लोग बहुत दूर तक साथ आए, लेकिन बुरा वक्त बहुत बहुत देर तक सहना मुश्किल हो जाता है। आते आते पहले गैर टूटे, फिर कुछ हमदर्द चले गए, फिर कुछ यार दोस्त छोड़ गए, फिर कुछ अपने गए और फिर कुछ बहुत अपने भी चले गए। कुछ लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। पाठकों, आप यही समझिए कि आपकी कस्तूरी बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई, मर गई। आखिर वो मेरे पति हैं, उनका कुछ हक है मुझ पर, मुन्नी पर।
अखबार ही तो सब कुछ नहीं है। क्यों वो मेरी जिद मान लेते हैं? क्यों नहीं मुझे वो जबरदस्ती यहाँ से ले जाते? घर छोड़कर तो तुम आई हो इंदु। जैसे तुम जिद किए बैठी हो, वैसे वहां वो भी अपने जिद पे अड़ा है। आखिर कब तक जिद करती रहोगी? हाँ, कब तक? मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई अखबार भी पढ़ता है? क्यों, क्या हुआ? ऐसी भी क्या जिद जिससे घर तबाह हो जाए? कोई है यहाँ जिसके आंख, कान, होश, हवास खुले हो? हमारे अपने घर में इतनी बड़ी घटना हो कि सारी दुनिया को खबर हो जाए और हम में से किसी को पता तक नहीं? किसी ने पढ़ा है अखबार में कि नरेंद्र ने अपनी कस्तूरी वीकली बंद कर दी? कर दी नहीं है, करवा दी गई है। कर्जदारों और महाजनों ने, सारी दुनिया उसके लिए अखबार में लिख रही है, अपील कर रही है, एडिटोरियल छप रही है और हम में से किसी को खबर तक नहीं। जब मैं पुणे गया था नरेंद्र से मिलने, तो उसने क्या कहा था जानती हो? उसने कहा था कि ये अखबार उसके जीते जी बंद नहीं होगा, और अगर बंद हो गया तो वो जीता हुआ नहीं मिलेगा। नरेंद्र ने अपने आखिरी कॉलम में लिखा भी है, लोग भी तो बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। यही समझिएगा आप कि कस्तूरी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, मर गई। मम्मी, पापा को क्या हुआ? रो मत मुन्नी। मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी। पापा के पास जाऊंगी मम्मी। अब भी क्या तुम यहीं पड़ी रहोगी अपनी हठधर्मी से? चलिए हम सब चलते हैं। नहीं, नहीं जाएंगे हम सब। जिसे जाना हो वो खुद जाए, अकेले। मम्मी, पापा कहाँ है? बेटा वो बिमला आंटी के यहाँ गए होंगे, मैं उन्हें लेकर अभी आती हूँ। मैं भी चलूं मम्मी? नहीं मुन्नी, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से नरेंद्र बंबई चले गए होंगे। इंदु भाभी के लिए नहीं तो कम से कम मुन्नी के लिए तो जा सकते हैं। भैया कभी नहीं जाएंगे, मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। हम बनारस नहीं जाते तो भैया हमारे पास चले आते। और एक वो है, जब देखो भैया को छोड़कर बंबई चली जाती है। अच्छा, मुझे बंबई का फोन नंबर तो ला कर दो, मैं कहीं से इंदु भाभी को फोन करने की कोशिश करता हूँ। अभी लाई। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? अब आई हो भाभी, जब सब लुट गया, खत्म हो गया। क्या हुआ उन्हें? भैया का कुछ पता नहीं चला। हम कल ही बनारस से आए हैं और तब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। उनका कुछ पता नहीं चला। भूपेन जी कहाँ रहते हैं? इधर से ऊपर जाइए, सामने वाला कमरा। अच्छा, थैंक यू। भूपेन जी। अरे बहन जी आप? हाँ, मैं बम्बई गई हुई थी, आज ही वापस आई हूँ। साहब का कुछ पता चला? कहाँ है वो? जिस दिन से अखबार बंद हुआ पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन अखबार बंद क्यों कर दिया? क्या बात हो गई? उस रात पर्चा छप रहा था, उनकी तबीयत शायद अच्छी नहीं थी, कुछ गुस्से में थे,
और कुछ चिड़चिड़े भी। जब प्रेस में आए तो उन्होंने हमें अपना आखिरी पन्ना दिया, कही अनकही, और कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए भूपी साहब। लेकिन नरेंद्र बाबू, फ्रंट कवर पे काला हाशिया दो और आखिरी पन्ना बदल दो, और जो दे रहा हूँ उसे कंपोज करो और छपने के लिए जाने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? काला हाशिया क्यों? भूपी, आपने मातम के लिए मना किया है, मरने के लिए तो नहीं। ये कस्तूरी का आखिरी अंक है। उसी तरह गुस्से में वापस चले गए। बहुत देर काम रुका रहा, आखिर वैसा ही किया जैसा वो कह गए थे। अगले दिन मैं शंभू जी के पास गया, मालूम हुआ वो कोर्ट से कुर्की का ऑर्डर ले चुका है। वापस आपके घर आया तो ताला लगा हुआ था। बस उसी दिन से उनकी कोई खबर नहीं मिली, और तब से प्रेस में भी ताला लगा हुआ है। आप ये गहने बेचकर शंभू जी का सारा पैसा चुका दीजिए, और किसी तरह भगवान के लिए अखबार और प्रेस बचा लीजिए। चोपड़ा साहब हैं? उनसे कहो राम सिंह आया है। कोई साहब तो घर में नहीं है। अच्छा तो यहाँ कौन है कमला? नमस्ते जी। नमस्ते। चोपड़ा साहब जरा बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। कमला तू अंदर जा। ठीक। कहिए क्या बात है? वो हमारे एडिटर साहब नरेंद्र जी यहाँ रहते हैं, उन्हें एक जरूरी खबर देनी है। हाँ हाँ अंदर आइए। नरेंद्र जी। नमस्ते नरेंद्र जी, ये देखिए आपकी कस्तूरी फिर से छपने लगी। देखिए पहले ही पेज पर लिखा है, कस्तूरी कभी मर नहीं सकती। ये तो बड़ी अच्छी खबर है नरेंद्र जी, और आप यूं ही परेशान होकर यहाँ मुझे पाए बैठे हैं। लेकिन इसे शुरू किसने किया? लो वो आ गए। कमला जरा दरवाजा खोलना जल्दी से। एडिटर का नाम भी आप ही का है, और आप ही का नावल दर्पचूर्ण किस्तों पर शुरू किया गया है। अरे नरेन, सुना है कस्तूरी फिर से छपने लगी? चलो उठो, चल के देखते हैं। अरे चलो चलो उठो। जब मातम के लिए वक्त नहीं था तो जश्न के लिए कहां से आएगा।
ये लो, ये प्रूफ चेक करो और अपना कहीं अनकहीं लिखो। कस्तूरी के पास अब रुकने के लिए वक्त नहीं है। इंदु, तुम अपना सब कुछ बेचकर कस्तूरी को फिर से शुरू कराओगी, मेरे काम में अपना हाथ बटाओगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अब तक नासमझ थी, नासमझी में पता नहीं तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, वो सब भूल जाना। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे काम शुरू करो, सुबह अखबार निकलना है।